It replenishes the soil with the nutrient. It replenishes the soil with the nutrients. मतलब ये भरपाई करता है उस चीज़ की. Another method of replenishing the soil with the nutrients is थ्रू द क्रॉप रोटेशन. अगर हम क्रॉप का फसल का रोटेशन कर करके करते हैं उससे भी इसकी भरपाई होती है. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली. मतलब एक फसल का उत्पादन करते हैं फिर दूसरे फसल का उत्पादन करते हैं. कभी कभी कुछ फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे मिट्टी में नाइट्रोजन मात्रा बढ़ जाती है. इस प्रकार से हम फसल का रोटेशन करते रहते हैं. अर्लियर फार्मर इज अ नॉर्थर्न इंडियन यूज टू ग्रो लेगमेंट्स एज ए फूडर इन द वन सीजन. मतलब जो पहले जो फार्मर रहते थे नॉर्थर्न इंडिया के, उत्तरी भारत के, वो एक सीज़न में चारे के रूप में फली का प्रयोग करते थे इन वन सीजन. वीट इन द नेक्स्ट सीजन, गेहूं का नेक्स्ट उसके बाद यूज़ करते थे. उससे क्या होता था, द हेल्प ऑफ इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल. मतलब उसकी जो भरपाई हो जाती थी न्यूट्रिशन की विद द नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन उसमें काफ़ी मात्रा में हो जाती थी. फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू द अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. फार्मर ने इसको प्रोत्साहित किया, इसे अडॉप्ट किया दिस प्रैक्टिस को. इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव टू लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. आपने पिछली क्लासों में राइजोबियम के बारे में पढ़ा हुआ है. दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूडलस ऑफ द रूट्स ऑफ लेगिमेनस प्लांट. जो फली वाले जो प्लांट होते हैं उसमें न्यूडलस ऑफ द रूट्स ऑफ द लीनियस लेग्यूमिनोस प्लांट. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिक्स होती है. अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर. फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर मेन मेड इन ऑर्गेनिक साल्ट. ये मेन मेड है, इन ऑर्गेनिक है, साल्ट है. फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री में इसका उत्पादन होता है. ये उर्वरक है. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एड ह्यूमस टू द सॉइल. ये मतलब जो ऊपर वाली जो परत है मिट्टी की उसके अंदर ये नमी भी नहीं रखता है और ना पानी रोकेगा न कुछ रखेगा. मतलब ऊपर वाले में ही सिर्फ नहीं रखेगा. डोंट नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमिडिटी नहीं रखेगा. पानी जैसे मैन्योर में है खाद इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है. ये सब चीज़ें करता है. फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, जो कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट है सबसे ज़्यादा है. इसलिए अच्छा यूज़ करते हैं किसान. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस. ये खाद जो है नेचुरल सब्सटेंसेस है, तत्व है. ऑब्टेनेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूसेस. जो प्लांट डेड प्लांट होते हैं उसका यूज़ किया जाता है. जो हमारे जो छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं जो काटने के बाद उसमें खरपतवार होता है वो करा जाता है. कैटल डंग जो गाय भैंस के जो गोबर होता है उससे ये बनता है. मैन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. मैन इसको खेतों में रखते हैं और उसको फिर खेतों में ही डाल देते हैं. मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. ये ह्यूमिडिटी अच्छी रखता है, पानी को रोक के रखता है, मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहती है इसके ज़रिए. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट. इसमें मगर एक थोड़ा कम न्यूट्रिशन होता है उसकी मात्रा में. ये ऑर्गेनिक होता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है और ये मिट्टी के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है. ये ज़्यादा दिन उर्वरकता उसकी बना के नहीं रखता है. इससे लॉन्ग पीरियड तक कोई दिक्कत नहीं आती खेती करने में. इससे दिक्कत आती है. गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर्स. इसमें टेबल में हमने देखा. एडवांटेज ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैनर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर. द ऑर्गेनिक मैन्योर है ये, इसका मतलब ऑर्गेनिक खाद होती है ये ज़्यादा अच्छी है फर्टिलाइजर से. बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इट एनहेंस मतलब ये पानी की जो कैपेसिटी को होल्डिंग रखने की जो कैपेसिटी है इसकी ज़्यादा होती है. इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम ईजी. ये जो पोरस होता है इसके अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा आने जाने के लिए जो छोटे छोटे दाने होते हैं
मिट्टी में से जो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसमें इजीली हो जाती है। इसमें तो स्वयं, क्योंकि ये आप कभी देखोगे अगर फर्टिलाइजर अगर देखा होगा तो ये चीनी के दाने की तरह, प्लास्टिक के दाने की तरह होता है, और ये जो चीज़ें होती हैं ये सड़ी गली होती हैं, इनमें फूला फूला सा होगा, फफूंदी सी लगी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से आना जाना कर देता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस ईजिली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबिस। इसके अंदर कीटाणु और जो होते हैं, केचुए होते हैं, अर्थवार्म होते हैं, ये सब आराम से इसका खाते पीते हैं, उसी से न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, जो पौधे के जो कीड़े मकोड़े की हमें खेती में ज़रूरत होती है वो उसके लिए अच्छे होते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये उसकी जो नमी है उसको बनाए रखता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबेस, ये चीज़ें भी मैंने अभी बताई हैं आपको। द इरीगेशन, ये होती है सिंचाई। अब इस पे आते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड्स वाटर टू लाइव। सभी जो जीव हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो उसमें हमारे पौधे भी जीव हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। वो भी खाना खुद बनाते, वो खाना बनाते हैं, अपना खुद बनाते हैं, उन्हें भी, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उन्हें पानी की जरूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। वाट इज़ द एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर इज़ एब्जॉर्बेड, पानी अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के रूट्स के जरिए। जो पौधा है वो अपने रूट्स, जड़ों से पानी को खींचता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर, उसके साथ वो मिनरल भी लेता है, उसमें फर्टिलाइजर उर्वरकता आल्सो अब्जॉर्ब, जो उर्वरक होते हैं वो भी लेता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट के पौधे के पास 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज गर्मिनेशन, वाटर इज एसेंशियल, वाटर पानी बहुत ज़रूरी है। गर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। रोगाणु के लिए, रोगाणु ऑफ सीड्स ऑफ डज नॉट टेक प्लेस, इससे उसमें रोगाणु नहीं लगते हैं अंडर ड्राई कंडीशन। न्यूट्रन डज नॉट टेक प्लेस, उसको जगह नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ गर्मिनेशन ऑफ सीड्स। What is because germination of seeds does not take place under dry condition। ड्राई कंडीशन के अंदर में वो जो बीज होते हैं वो सड़ते नहीं हैं उसके। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट टू द प्लांट, इसी प्रकार वो ट्रांसपोर्टेड, मतलब एक जगह से ट्रांसपोर्ट, मतलब उसके नीचे से पानी, पौधे ने पानी नीचे से लिया और जड़ से लिया, जड़ से वो पत्ती तक वो जो न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे, वो पानी के जरिए ही जाते हैं उसमें। वो पानी जैसे जैसे ऊपर ले जाएगा उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। फ्रॉस्ट मतलब अगर ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो भी उसका जो टेम्परेचर है पौधे का वो वाटर से ही कंट्रोल होता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी वाटर से ही कंट्रोल होता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, टू मेंटेन करता है वो, वाटर ही करता है मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। फील्ड हैव टू बी वेटेड रेगुलरली, खेतों में इसलिए पानी रेगुलर डाला जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। एक इंटरवल के बाद जो टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है उसको ही सिंचाई कहते हैं। द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ये मतलब जो सिंचाई है वो हर फसल में अलग अलग हिसाब से दी जाती है। जैसे धान के खेत में ज़्यादा दी जाती है, चावल के खेत में, और फसलों में कुछ में कम भी दिया जाता है। जिसकी जैसी डिमांड होती है जिस पौधे की उस हिसाब से पानी दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार पानी डालोगे तभी होगा, उसका एक लिमिटेड टाइम है, फिक्स टाइम है कि इस समय पे पौधे को पानी चाहिए तो उस समय पानी दिया जाता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, अब ठंडी है तो ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता, बारिश है तो भी पानी नहीं दिया, सीजन चेंज है। मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी है वहाँ की, इस पे भी डिपेंड करता है कि पानी कैसे जाता है। इन द समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर इज हायर, इन द समर मतलब गर्मियों के टाइम में पानी की मात्रा हमें ज़्यादा देनी होती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों करते हैं हम। कुड इट वी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लिव्स, क्योंकि वो पानी का जो मात्रा है हमारी, जो एवोपरेट होता है पानी, जो उड़ जाता है उसमें से एवोपरेशन हो जाता है,
वो पौधे में से ज़्यादा होता है गर्मी की मात्रा में जी, क्योंकि आपको भी गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है ना, जस्ट लाइक पौधे में भी पसीना पानी उसको अपनी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको भी पानी ज़्यादा लगता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, इसीलिए हमें ये बच्चा कहता है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर, मैं इस साल रहूँगा अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, पौधे के लिए। लास्ट समर माई प्लांट ड्राई अप एंड डाइड, मेरा प्लांट सूख गया था और वो मर गया था। तो सोर्स ऑफ एरीगेशन, अब ये सोर्स ऑफ एरीगेशन पे आते हैं हम। द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ फॉर एरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। सोर्स ऑफ वाटर ऑफ एरीगेशन, सिंचाई के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। सोर्स ऑफ वाटर ऑफ एरीगेशन, वेल कुआं यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, पॉन्ड तालाब यूज़ करते हैं, झील यूज़ करते हैं, लेक्स रिवर नदी यूज़ करते हैं, डैम से पानी लेते हैं, कैनल से पानी लेते हैं, ये सब चीज़ें भी यूज़ करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एरीगेशन, ट्रेडिशनल मेथड पुराने मेथड में हम कैसे यूज़ करते थे पानी का। तो वाटर अवेलेबल इन वेल, कुएं में से लेते थे पानी, तालाब में से लेते थे, कैनल में से लेते थे, इज लिफ्टेड अप टू बाय डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन। अलग अलग मेथड से अलग अलग रीजन, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से पानी निकाले करते थे। फॉर टेकिंग इट द फील्ड, अब जहाँ पानी ज़्यादा नीचे वहाँ अलग हिसाब से निकालते थे, जहाँ ज़्यादा ऊपर है पानी वहाँ अलग हिसाब से निकालते थे। तो कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड, इसमें कैटल का जानवरों का यूज़ किया जाता था, ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता था पानी निकालने के लिए। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस इफिशिएंट, मतलब ये सस्ता तो था बट इसमें ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं था, क्योंकि इसमें जो काम था वो पानी थोड़ा ही थोड़ा निकलता था। इंसान निकालेंगे तो एक बाल्टी धीरे धीरे निकालते थे, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि इसमें निकालना है धीरे धीरे। द वेरियस ट्रेडिशन वेज आर मोट, चैन, पुली, चैन पम्प, ये पुली से मोट है ये, इसके अंदर ये एक बैल, इसमें यहाँ एक बैल लगा देते हैं, वो जो पास में आता है तो ये डब्बा कुएं के अंदर चला जाता है, उसमें से फिर पानी भर जाता है, उसके बाद फिर बैल को यहाँ से घुमाते हैं और फिर ये ऊपर आता है, फिर ये एक आदमी से पकड़ के ऐसे करता था। ये पुराने टाइम में किया जाता था। एक चैन पंप दिखाता हूँ आपको इसमें फिगर में, ये चैन पंप है, इसके अंदर ये गोल गोल घूमता रहता है और इसके अंदर ये बाल्टियाँ लगी होती हैं और ये एक चैन गिराता रहता है पानी। सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा है वो रहट रहा है। इसके अंदर एक बैल ऐसे बांध दिया जाता था और इसके जो गेयर होते थे, गेयर से यहाँ बंधा होता था। जैसे जैसे ये बैल गोल गोल घूमता था वैसे ये भी चीज़ घूमती रहती थी, ये बाल्टियाँ लगी होती थी और ये पानी धीरे धीरे ऐसे गिराता था, ये करता था। एक इसमें ढकली है, इसके अंदर ये ईंट कर रखा है, इसको पकड़ के नीचे डालता था, फिर अगला बाल्टी अपने आप ही उठ जाती थी, ये सब यूज़ करते थे। ढकली रहट हो गया। अब आते हैं हम, पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पम्प्स। अब पंप का यूज़ किया जाता है जो कि हम वाटर को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, डीजल करते हैं, बायोगैस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी। अब बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है, जैसा कि आपने गाँव में देखा भी होगा अपने। मॉडर्न मेथड ऑफ एरीगेशन, मॉडर्न मेथड, आज के टाइम में मॉडर्न मेथड कौन कौन से चल रहे हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ एरीगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, ये हमें सस्ता पड़ता है, इसमें ज़्यादा लेबर नहीं लगती है, तो इसलिए ये इकोनॉमिकली कह सकते हैं इसे। द मेन मेथड यूज आर सोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वहाँ कौन सा हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं। दिस परपेंडिकुलर पाइप हैविंग अ रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप और जॉइंट एट द मेन पाइपलाइन इन रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम एक पाइप लगाते हैं। जैसे आपने कभी कभी राजघाट में दिल्ली में गए हों या कहीं पार्क में गए हों, नई दिल्ली इंडिया गेट में गए हों, तो वहाँ पे देखोगे फुहारे जैसा आप एक पाइप ऐसा होता है परपेंडिकुलर रख देते हैं और इसमें बना होता है, वो धीरे धीरे रोटेट होता रहता है और धीरे धीरे फुहारे की तरह पानी हल्का हल्का काट के ऐसे देता रहता है पानी। यहाँ वो ये चीज़ें वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पानी की मात्रा कम खर्च करनी हो या पानी की मात्रा कम हो हमारे पास, तब हम करते हैं, जिससे गीला भी ज़्यादा ना हो और काम हमारे पौधों तक पानी पहुँच जाए।
इसको उठा उठा के अपना इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं हम आराम से। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू डू when the water is allowed to flow through the main pipe under a pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It is sprinkled to the on the crop as if it is raining. ये जस्ट लाइक रेन की तरह, बारिश की तरह, फुहारे की तरह आएगा पानी। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लाउंस। लाउंस वही जहाँ घास के मैदान होते हैं, कॉफ़ी की जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन, कॉफ़ी प्लांटेशन जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है, सेवरल अदर क्रॉप्स, कुछ और भी इस तरह की फसलें हैं जहाँ पे इस तरह का करा जाता है। ड्रिप सिस्टम ये दूसरा सिस्टम है। पहला क्या था? स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है और ये ड्रिप सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये इसमें क्या करते हैं हम, ड्रॉप के बूंद की थ्रू पानी देते हैं, मतलब एक एक बूंद पानी देंगे उसे और ड्रॉप देंगे और सीधा जड़ों में देंगे। सो इट इज़ कॉल्ड ए ड्रिप सिस्टम। इट इज़ यूज द बेस्ट टेक्निक वाटरिंग फ्रूट प्लांट। ये फ्रूट प्लांट के लिए होता है, गार्डन के लिए होता है, ट्री एंड पेड़ों के लिए होता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर की वेस्टेज होती ही नहीं, क्योंकि सीधा डायरेक्ट हम बूंद के थ्रू उसमें पानी डाल ही देते हैं पौधे में, तो इसमें वाटर वेस्टेज कहाँ से आएगा। इट इज़ ए बून इन द रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये एक वरदान है हमारे लिए, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम है उस तरह की खेती करना, ये हमारे लिए एक वरदान है। ये दिमाग लग गया है क्या, ये तरीका हमने अपनाया है इस चीज़ को। ये ड्रिप हो गया, एक बार ड्रिप का फिगर देख लें आप। ये ड्रिप हो गया, यहाँ पे पानी की बूंदों के जरिए, ये देखो पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे एक बनाया हुआ है, ये रहा, ये छोटा सा ये ड्रिप देगा, ये यहाँ पे बूंदों के, इसे सीधा जड़ों में ही पानी डालेगा ये बूंद बूंद के थ्रू इसमें। यहाँ पानी इसमें कम से कम खर्च होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वेट्स। वेट्स हो गया आपके जंगली घासें या अनवांटेड घास फूस जो पसंद ना हो खेती के अंदर। द बूझो एंड पहली वेंट टू ए नियर बाय वीट फील्ड। गेहूँ की फसल में गए एंड सा देयर वर सम अदर प्लांट इन द फील्ड। उन्होंने देखा कि कोई दूसरे पौधे भी लगे हुए हैं, ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट, उसी के साथ वो भी उग रहे हैं। हाउ दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली। दूसरे प्लांट का पर्पज करना के क्या है, ये पूछता है बच्चे कार्टून। इन दिस फील्ड मैनी अदर अनडिजराइबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप इन द फील्ड। खेती में मैनी अदर अनडिजराइबल, जो अनडिजराइबल है, जो जिसे हमने नहीं उगाए हैं, वो पौधे उगे हैं, में ग्रो नेचुरली, वो अपने आप ही उगे हैं, वो किसी ने उगाए नहीं हैं। क्रॉप दीज अनडिजराइबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेट्स। इसी को हम वेट्स कहते हैं। मतलब जो पौधे जो हमने ना उगाए हों खेती में, फसल के अंदर जो पौधे हमने ना उगाए वो अपने आप उगे हों, उसे क्या कहेंगे? वेट्स कहेंगे। द रिमूवल ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस पौधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? वीडिंग। वीडिंग इज अ नेसेसरी सिंस द weeds compete with the crop plant for the water, nutrient, space and light। उसको हटाना क्यों ज़रूरी है? उसके अगर वो पौधा बड़ा हो जाएगा तो धूप भी नहीं आएगी पौधे पे। अगर जो अनवांटेड पौधा है वो पौधा बड़ा होगा तो उसे हटाना है, क्योंकि वो पानी भी हमारा, उस खेती का जो पानी डालेंगे उसको पानी भी यूज़ करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ करेगा उसमें के, और वो जगह भी घेरेगा, और लाइट भी जो हमारी जो उसमें क्या आएगी, धूप, सनलाइट, उसको भी दिक्कत देगा, पौधे तक जाने नहीं देगा। तो इस सब चीज़ों को इस सब चीज़ों से बचने के लिए उसे हम पौधे को ही हटा देंगे। थस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इस प्रकार वो इफेक्ट करता है फसल पे। तो सम वेट्स इंटरफर इवन इन हार्वेस्टिंग। कटाई करते हैं उसकी। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग। सम में भी पॉइजनस हो सकता है फॉर एनिमल के लिए, कोई जंगली पौधा हो, एंड ह्यूमन के लिए भी वो जंगली पौधा, उसको भी हम हटाते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पौधा कैसे उगता है, मोस्टली वैसे चिड़िया कुछ खाती है तो कुछ बीज उस गिर जाते हैं, उसके ज़रिए से हो जाता है। जंगली पौधा भी हो सकता है, तो इस सब चीज़ों को हटाना होता है। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वेट्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स काफ़ी चीज़ें अपनाता है इस चीज़ के लिए, वेट्स मतलब कंट्रोल करने के लिए, कि जंगली घास ना उगे, ये ना उगे। टिलिंग द बिफोर सोइंग अ क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेट्स। टिलिंग जुताई करके, बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप, फसल उगाने से पहले जो उसकी जुताई करके उसको हटाने का एक प्रक्रिया है। अपरूटिंग द किलिंग द वेट्स, उसको चीज़ को हटा देना, रूट्स जड़ से ही हटा देना। बीच में many ways remove weeds, control their growth. Tilling the before sowing of crop help in the uprooting
किलिंग ऑफ वीड्स, उस चीज़ को हटाने के लिए, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है वीड्स को हटाने के लिए? बिफोर द प्रोड्यूस, जब फूल लगने और से पहले, जो बीज में फूल लगने से पहले उसको अगर हटा देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो पौधा बड़ा नहीं होता। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकली रिमूवल ऑफ वीड्स ऑफ बाय रूटिंग और कटिंग दे क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इसको मैनुअल भी हटाते हैं ग्राउंड से, मशीन से भी हटाते हैं, दवाई से भी हटाते हैं, बहुत तरीके से इसका किया जाता है। दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से जो मैनुअल करते हैं उसमें खुरपी का यूज़ करते हैं हम। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो सीड ड्रिल इसका भी यूज करते हैं अपरूट वीड्स को हटाने के लिए जड़ से। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो वीड्स को हटाने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स कहते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू द किल द वीड्स। इसका स्प्रे यूज करते हैं और उसको उस पर डाल देते हैं तो वो पौधा मर जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये मगर ये पौधे को नहीं मारता है, बस उसी पौधे को मारेगा, इसीलिए इसे कहते हैं वीडीसाइड्स। द वीडीसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर। वीडीसाइड को क्या करते हैं? डिल्यूटेड पानी में मिला लेते हैं टू एक्सटेंड रिक्वायर, जितना रिक्वायर होता है हम स्प्रे इट एंड द फील्ड एंड इन द फील्ड विद द स्प्रे से कर लेते हैं। जैसा ये इसमें देखो, इसमें कर लेते हैं। ये थोड़ा जहरीला होता है, इसको मुंह ढका हुआ है इसने और अपना रखा है। ग्लव्स व्लव्स भी पहना जाता है इसमें, इस फिगर में नहीं पहना हुआ और पहनते हैं लोग। ये लिखा है, ये कार्टून पूछता है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग डू वीडीसाइड्स स्प्रे। क्या वीडीसाइड किसी को इफेक्ट करता है? जो उसको हैंडल करता है, जो उसको डालता है, उसको कोई इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है? एज ऑलरेडी मैंसन द वीडीसाइड्स आर स्प्रेइंग ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सेड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वेडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। स्प्रे ऑफ वेडीसाइड उसको हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। सो दे शुड यूज द केमिकल वेरी केयरफुली। सो इसलिए उन्हें बड़े केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नॉइज एंड माउथ। उन्हें अपना नॉइज नाक और मुंह बंद रखना चाहिए, ढाँक के रखना चाहिए, कवर करना चाहिए। और पीस ऑफ द क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ द इस केमिकल से बचने के लिए, इस केमिकल के अभाव से लिए। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें? वेडीसाइड करते हैं। वीड्स को हटाने के लिए कौन सा चीज़ करते हैं? वेडीसाइड। अब हार्वेस्टिंग पे आते हैं, कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये फसल की कटाई का भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल जब मैच्योर हो जाती है, जब पूरी पक जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे में फसल से काटते हैं। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप इज पुल आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। वहीं खेतों में ही काटते हैं, इसे रखते हैं। इट इज़ यूजुअली 3 to 4 मंथ। ये जल्दी 3-4 मंथ में बढ़ जाता है। द सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल। ये देखो, इसी से हम, ये हमारी सिकल्स हैं, इसी से हम काटते हैं। ये चरी का काटने के लिए आरी है, आरी का यूज़ करते हैं हम इसको, ज़्यादातर इसी से काटते हैं। बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। मशीन की जो मशीन ट्रैक्टर से द्वारा काटते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है ये अपने आप ही सीड्स को अलग कर देता है। ये मशीन, ये वाली मशीन है, इसमें अंदर सीड्स अलग हो जाती हैं, वो अलग हो जाता है फ्रॉम द क्रॉप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। This is carried out with the help of machine called combine, the which in this fact a harvester as well as the thresher। ये combine होता है, हार्वेस्टर होता है, काटाई भी करता है और थ्रेशर भी करता है। After harvesting sometimes studs are left in the field which are burnt up by farmer। Paheli is worried, she knows that causes pollution. It may also catch fire
and damage the crops lying in the field. After harvesting, अब हार्वेस्टिंग के बाद समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, कुछ जो उसका जो कूड़ा करकट जो भी जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो छोड़ देते हैं, विच इज़ अ बर्न्ड बाय फार्मर, उस चीज़ को जला दिया जाता है। पहली पहली जो बच्ची है इसमें, पहली जो वरीड पहली चिंतित है, सी नो डैट इट कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन इससे इंक्रीज होता है। इट में आल्सो कैच फायर, इससे आग ज़्यादा फैल सकती है। एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, जो और फसलें बची हैं उससे भी दिक्कत हो सकती है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग farmers with small holding of a land to the separation of grains and chaff by winnowing. विनोइंग इसमें होता है, एक पंखा लगा होता है, इधर से इसमें ऊपर डाल के इसमें से यहाँ से घास फूस उड़ जाता है इसका, और अनाज होगा जो नीचे गिर जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6 में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जो कटाई के बाद एक फेस्टिवल मनाते हैं किसान खुशी के लिए। आफ्टर द 3 or 4 month ऑफ हार्ड वर्क देयर इज कम्स डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइट टू गोल्डन फील्ड स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद द ग्रेन फील्स हार्ट एंड फार्मर विद द जॉय एंड सेंस ऑफ द वेल बीइंग। पुराने ज़माने में हम इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो उन्हें अपना फसल अगर अच्छी होती थी, उसके बाद जब फसल काटने के बाद किसानों को भी थोड़ा टाइम मिलता था अपने लिए, तो उसमें वो अपना त्यौहार के रूप में इसे सेलिब्रेट करते थे। इसे फसल कटने के बाद एफॉर द पास्ट सीजन हैव द बॉर्निंग फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय ए लिटल। वो रिलैक्स करते थे, आराम करते थे, थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए उन्होंने त्यौहार करते थे। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज थस द ग्रेट जॉय एंड द हैप्पीनेस इन द ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। जब फसल की कटाई का टाइम होता था उस समय सभी किसान खुश होते थे, क्योंकि उन्हें फसल अच्छी मिलती थी। जब कटाई कर रहे हैं, जब उगी है तभी तो काट रहे हैं, इसलिए वो अच्छी मिलती थी फसल, तो खुश रहते थे। एंड हैप्पीनेस इन द ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, मैन वुमेन सेलिब्रेट इन द ग्रेट एंथुसिज्म। वो बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ इसे सेलिब्रेट करते थे। आदमी और बच्चे सभी सेलिब्रेट करते थे। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन फॉर द पोंगल, पोंगल के नाम से इसे सेलिब्रेट करते थे। बैसाखी करते हैं, होली, दिवाली, बयान एंड बिहू, इन नाम से इस अपने इन त्योहारों को इसी के साथ में खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। अब आते हैं हम स्टोरेज पे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूसेस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू बी कैप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इज ए इम्पोर्टेंट टास्क, ये स्टोरेज करना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू बी कैप्ट इन द लॉन्गर टाइम, अगर हमें लंबे टाइम तक के लिए वो फसल कटाई का जो फसल रखी है वो रखनी है, तो उसे प्रॉपर रखना जरूरी है स्टोरेज में। दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, उनको मॉइस्चर से सेफ रखना है, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट से सेफ करना है, चूहों से, रैट से करना है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे मोटे जो अन फफूंदी उंदी, इन सब चीज़ों से बचा के रखना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव ए मोर मॉइस्चर, फसल कटाई के बाद ग्रेन्स हैव ए मोर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इट ए फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोरेड विद द ड्राइंग, एक सूखे प्लेस में रखना है। दे मे गेट स्प्लिट और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर फॉर जर्मिनेशन। गर्मिनेशन मतलब होता है रोगाणु, फॉर गर्मिनेशन रोगाणु से बचाने के लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम स्टोर करने से पहले उनको द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। जो फसल जो भी अनाज है उसको हम पूरा धूप में सुखा देते हैं, जिससे मॉइस्चर उसका पूरा खत्म हो जाए। दिस प्रिवेंट टू द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे क्या होगा, इंसेक्ट, पेस्ट नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगी, फंगी नहीं लगेगी। आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव्स इन द एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट। आई वंडर वाई, मैं चौंक जा, मैंने देखा है कि मेरी मम्मी जो है गेहूँ जिस ड्राम में रखती हैं उसमें नीम की पत्ती सुखा के उसको रखती हैं, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। ये बच्ची पूछती थी क्यों रखते हैं। ये सेल्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द गैनी बैग्स इन द granaries. Farmer store grain in the jute bags or metallic bins.
However, large scale storage of grains is done in silos and grain to protect them from the pests like rats, insects, and dried neem leaves are used for the storing food grains at home. हम नीम का पत्तियों का यूज करते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, इसमें उसमें तीखापन रहे और या जो रहे उससे कीड़े मकोड़े या और कुछ गंदगी फंगस वंगस ना फैले. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन द बिग गोडाउंस specific chemical treatment are required to protect them from pests microorganism. हिंदी नहीं लगती है. Food and animal. Make the following table in your notebook and complete it. Food and source. After the ये टेबल आपको खुद घर पे सेल्फ करनी है. इसमें लिखना है फूड, इसमें लिखना है सोर्स. ये फूड कहाँ से मिलता है, सोर्स कहाँ से है, गांव से मिलता है. दूध कहाँ से मिलता है हमें, काव से मिलता है, बफेलो से मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊँट से मिलता है, उटनी से मिलता है. ये सब चीज़ें हैं. आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव टू सीन दैट लाइक प्लांट्स animal also provide us with a different kind of food. Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. Consume fish को ज़्यादा यूज़ करते हैं. The previous classes have you learned about the food that we have obtained from plant. We have just seen that the process of proper production involves a number of steps like selection, seed sowing, etc. Similarly, animals reared at home in the wine form have to be provided with the proper food, shelter and cars. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. After completing this table, you have to must see that the like plants, animal also provide us with a different kind of food. आप जो ये कंप्लीट करने के बाद टेबल आपको पता लग जाएगा कई बहुत सारे जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, हमें कौन कौन से फूड देते हैं. मैनी पीपल लिविंग